वेलकम टू दिनेडू क्लासेस। मैं सेल्फ दिपेंदु शैल और मेरा नाम सुधांशु शेखर है। आज हम लोग लास्ट डे के जेई मेंस के पेपर के सॉल्यूशन को लेके आए हैं और आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगे होंगे जिन्होंने भी पेपर इस बार का अटेम्प्ट किया था। और हमारे पास अभी तो गए हम लोग 2 घंटे भी नहीं हुए। हाँ 2 अभी घंटे तक तो थे नहीं सर 2 घंटे ज्यादा हो गए। तो हो गए। हाँ ज्यादा तो लग रहा है ये हमेशा ही यहाँ पे हाँ आपको लग रहा है बिकॉज आपको हड़बड़ी है ना बच्चों से मिलने की। हाँ बिल्कुल। मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था कि जल्दी से बच्चे आ जाएं यार, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करें अपना सेशन। एनीवे सो अभी जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं इट इज ऑल मेमोरी बेस्ड, जो भी हमें अभी तक मिला है स्टूडेंट से तो हम उनके ऊपर ही सोल्यूशन बना रहे हैं। ऑल्दो हमें पता है ऑथेंटिकेटेड जो भी क्वेश्चन या आंसर की है वो बाद में जेई में रिलीज करेगा, फिर मैं आपको उसके हिसाब से भी सोल्यूशन बताऊंगा। वंस अगेन थैंक्स टू द स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। श्योर। चलिए तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चिल्लड़ क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं आप। इट इज ऑल फैक्चुअल। आपको पता होगा एनसीईआरटी में एज इट इज फैक्ट्स दे रखे हैं। डेल्टा HEG का वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। आपको पता होगा ग्रुप नंबर 16 है और ग्रुप नंबर 16 के अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अगर आप याद करो तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेल्यूरियम है और लास्ट में क्या बेटा पोलिनियम है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये बात हमें पता है। तो एज पर दिस डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, साइज बढ़ रही है तो Eg की वैल्यू घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, एक्सेप्शनली इसका Eg का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। और इतना ही कम नहीं होता, ये कम ऐसा हो जाता है कि सबसे पहले सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलिनियम एंड देन आके ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो देख सकते हैं आप सबसे लास्ट में ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पोलिनियम नहीं है। सो राइट आंसर वुड बी सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड देन तो दिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। लेकिन एनसीईआरटी में देना दे, हमने तो क्लास के अंदर एज इट इज क्वेश्चन कराए हुए। मुझे लगता है सर इसका एक चार्ट भी बना हुआ है। हाँ क्लियरली एज इट इज टेबल बना हुआ है, टेबल में सारे के वैल्यू दे रखे हैं बिल्कुल। लेकिन हमने क्लास में इसको अच्छे से समझाया करवाया था कि एज इट इज यही वाला हमने लिखा हुआ था जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी में से ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये सॉल्व करना जरूरी है? Hybridization start. Yeah, Hybridization order of this, and you know that if you know the structure of any compound, बिल्कुल hybridization can be easily calculated by calculating the number of sigma bonds. सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड अटैच है, तो अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ H डबल बॉन्ड बॉन्ड C. तो if we count the number of sigma bonds, तो 1 2 3 sp2 इसके काउंट करें 1 2 3, इसके काउंट करें 1 2 3 sp2, इसकी काउंट करें 1 2 3 4। The hybridations are in the order of sp2 sp sp2 sp3। इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ये आ ही नहीं सकता है। हमें तो लगता है कि किसी बच्चे का ये गलत नहीं है, ये सारे बच्चे का सही होगा, इतना हमें कॉन्फिडेंस। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन सारे सेशन में आ चुका है मेटलर्जी के ऊपर क्वेश्चन, और मेटल इतने क्वेश्चन आए हैं कि मुझे लगता है लास्ट में भी और था, और सेम क्वेश्चन पुराने वाले शिफ्ट में आ रखा है। आई मीन कल के शिफ्ट में सिमिलर क्वेश्चन एकदम यही यार इट इज। टेलराइट आयरन है, कैलेमाइन जिंक है। यहाँ पे क्या क्या होता है, एक एक्स्ट्रा देके रखा है। हाँ थोड़ा ये कोई तो चिल्लर पॉट चिल्लर बंदी हो गई फिर तो कल भी हमने आपको बताया था सिलराइट आयरन के लिए होता है, कैलेमाइन जिंक के लिए होता है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम के लिए होता है। जैसे पहले वाले शिफ्ट में हमने बताया था क्रायोलाइट एक तरह का तुमको इलेक्ट्रोलाइट भी है जो हम लोग यूज भी करते हैं। तो आप क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम की तरह एल्युमिनियम के लिए यूज होता है, और मेलेगाइट जो है वो कॉपर के लिए होता है। बस कैल्शियम ऐसा है जो इसमें से कहीं भी हमारे पास नहीं है किसी और में। तो आंसर वुड बी सिडराइट आयरन, कैलेमाइन जिंक, क्रायोलाइट एल और मेलेगाइट इज कॉपर। So this is the question. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल है। इसमें पूछ रहा है एसिडिक नेचर क्या होगा ऑक्साइड का, कौन सी ऑक्साइड है, आई मीन एसिडिक ऑक्साइड है। तो बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, आपको क्लियरली देख के समझ में आना चाहिए। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे मेरे को मेटल आई मीन नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो आई वोंट गो विद A, B एंड D, आई विल गो विद C
सिंपल क्वेश्चन था, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अगर किसी को नहीं भी आइडिया है तो भी वो आंसर कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। तो ये आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हमारे हर एक क्वेश्चन कराए जाते हैं नाम से, क्योंकि लास्ट डे को भी ये आता है। तो डायजोनियम सॉल्ट CuCl, कॉपर सॉल्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो दैट इज सैंड रिएक्शन, राइट? जहां पे हमारे CuCl लोगे, CuBr लोगे तो यू विल बी गेटिंग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन लाइक दिस। तो ये चला जाएगा तुम्हारा ए ऑप्शन जो है, इफ यू आर टेकिंग सॉल्ट देन दैट इज सैंड में, ये हो गया सैंड। लेकिन अगर हम सॉल्ट ना ले, ओनली कॉपर मेटल लेके HCl लेते हैं तो दैट रिएक्शन इज गैटरनाइन, तो ये चला जाएगा हमारा गैटरनाइन, ठीक है? और ये रिएक्शन तो सर हम एल्केन में पढ़ा थे, बच्चे को पता होगा रेडिकल मैकेनिज्म है इसका। सोडियम इन ड्राई ईथर, बिल्कुल, अल्काइल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर, दैट इज नथिंग बट वुर्ज रिएक्शन, कुछ रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा वुर्ज रिएक्शन, ठीक है? और एक हमारे पास है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और उसके साथ सोडियम रिएक्शन, ये लग रहा है ये वुड स्प्लिटिंग है, लेकिन आंसर इसका वुड स्प्लिटिंग होना चाहिए। ये थोड़ा मुझे लग रहा है जो बच्चे ने बताया गया है ये नहीं है, ये कपल अप हो जाता है, तो यहाँ पर डाइफिनाइल बनेगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, इस टाइप होना चाहिए। तो हमारे पास जो आया है वो ये हो जाए, ये बच्चों का ही ये बच्चे शायद मेमोरी में नहीं सही से रखे होंगे, मेमोरी बेस्ड, तो दिस विल बी गोइंग विद क्रिटिक रिएक्शन, तो दिस इज द आंसर, ये आंसर होना चाहिए। तो ये भी आसान के कैटेगरी में ही आएगा, इज एन इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों को। किसी ने एमओटी यूज किया है तो आप बहुत ही मतलब बहुत गलती किया आपने एमओटी से, क्योंकि एमओटी की रिक्वायरमेंट क्यों इतना लिखना, सिग्मा सिग्मा सिंपल सिग्नल देखना है कि Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर होगा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर होता कि नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अगर मैं देखूं N2 के बीच में तो N ट्रिपल बॉन्ड एंड होता है, F2 में F सिंगल बॉन्ड F होता है और ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O होता है। अभी नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करके देखो कितने बॉन्ड ऑर्डर होंगे, तो अपन देख सकते हैं Ne2 के अंदर कितना होगा बेटा, पहला ऑप्शन ये होगा 0, N2 के अंदर 3 हो जाएगा, F2 के अंदर 1 होगा, O2 के अंदर 2। इससे आसान तो तो मुझे जो लगता है ना सर कि जब बच्चे 9-10 में पढ़ता है तभी ये सब इनकाउंटर आ ये जेई मेंस के क्वेश्चन लगता है, इट कैन नॉट बी बिलीव, है ना, अनबिलीवेबल है कि इतना आसान क्वेश्चन, कि हम जानते हैं जो हमारे इनर्ट गैस है के बॉन्ड ऑर्डर 0 है, राइट? जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था He2 डज नॉट एग्जिस्ट, बट He2+ एग्जिस्ट करता है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट, सिमिलरली Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट, यस राइट? और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये तो हमारे हाथों का खेल है, मतलब इससे हमने हर दिन कहीं ना कहीं पे इसको पढ़ा ही है। तो अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर ड्रॉ करने के लिए आप लोग अगर एमओटी का हेल्प लेते हैं तो प्लीज हेल्प ना लें, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बॉन्ड ड्रॉ करें और बॉन्ड के नंबर काउंट करके आंसर। बिल्कुल, ये तो जानने वाला चीज है ना, अगर कॉम्प्लिकेटेड देते तब हम निकालते हैं, बिल्कुल, नहीं तो इसी के लिए अगर जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन। SOCl2 और ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है? जैसे हमें क्या पता है SOCl2 क्या होता है? क्लोरीनेटिंग एजेंट। SOCl2, PCl5, PCl3, ऑल दिस थिंग्स आर क्लोरीनेटिंग एजेंट जो अल्कोहल को क्लोराइड में कन्वर्ट। यहाँ पे हमें अल्कोहल दिया, ठीक है? यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है और एक OH ग्रुप है ये, लेकिन that OH group is attached to the benzene ring, तो ये phenolic type हमारे पास प्रॉपर्टीज है। This OH cannot be replaced, ये OH रिप्लेस हो ही नहीं सकता है बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसके जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस करेगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसीलिए जो भी OH बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, फेनॉल टाइप है, इसके OH cannot be replaced by SOCl। तो हमारे स्ट्रेट वे जो रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा बाय क्लोरीन, and that will be this OH and this OH, right? So the answer comes out to be ये OH रह जाएगा, this cannot be replaced and this will be CH2Cl and this will be Cl, right? तो हमारे पास जो चीज है वो है ये कंपाउंड बनेगा, OH इंटैक्ट रह जाएगा जो है बिकॉज दैट OH। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लोरीन लगाओ OH हटाओ, the very famous say whenever there is any chlorinating agent like SOCl2, PCl5, PCl3,
तो यहाँ पे लिख भी दे, आगे वाले मेंस में भी आ जाएगा ना, ये हो सकता है, PCl5 हो सकता है, PCl3 हो सकता है। तो इनमें से कोई भी यूज कर लो, यही चीज बनेगी, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं, बट हाँ, बाय प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, बट जो चीज हम चाह रहे हैं वो सेम मिलेगा। चलिए, Now this is a compound given NaOH। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एक ही मोल में दो एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ बेस अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड के बगल में, अगर हम देखें तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा है। Now the compound is symmetrical। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो देख रहे हैं ये एसिडिक है ना, तो हम इसको बेस से हटा दें, आराम से H+ हटा देते हैं, वो H माइनस से अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वहां पे माइनस, तो हमारे पास जो बनेगा बनेगा कार्बन यार। बिल्कुल। अब इसको दूसरे एल्डिहाइड के जो मोल है इस पर हटा देते हैं, तो दिस इज नथिंग बट एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल। और इसको रिएक्ट करा के अगर तुम 1 मोल ऑफ वाटर निकाल देते हो हीट करने के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा ये कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। बहुत सिंपल, ये बस थोड़ा सा हाँ, इसको हम इजी वाले में नहीं रखेंगे, मॉडरेट, क्योंकि ये जो कार्बनियन बन रहा है अटैक कर रहा है और यहाँ से वाटर निकल के ये जो कंपाउंड, ये चिल्लर टाइप, चिल्लर टाइप नहीं होगा, बट ये पक्का से चिल्लर टाइप था, मानते हो कि नहीं? ये तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें एक बार वो के पता चलना चाहिए कि ये एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। चलो सर, नेक्स्ट इज, इस बार दोनों ही आ गया, एल्डोल आ गया और कैनिज़रो आ गया, है ना। और ये दोनों ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है एनसीईआरटी के किताबों में, कैनिज़रो रिएक्शन एंड बार बोला जाता है, याद कर लो। एग्जैक्टली, देखो ये एक एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे ना एक चीज ये लोग कर दिया है कि दो अलग टाइप का एल्डिहाइड, हाँ, यहाँ पे बच्चे का पास आएगा कि कौन सा एसिड बनेगा, कौन सा अल्कोहल में जाएगा, राइट। तो इन दिस केस अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड है, तो हम जानते हैं जो मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो एसिड के, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो बनेगा अल्कोहल, ठीक है। तो इन दिस केस अगर हम देखें ये एल्डिहाइड CHO और ये एल्डिहाइड, ऑब्वियसली ये ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो डिसोनेट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा CH2OH और यहाँ पे बनेगा OCH3, राइट। ये बन गया अल्कोहलिक पार्ट और ये बना COONA, सोडियम सॉल्ट हमारा जो ये एल्डिहाइड है, बिकॉज HCHO इज मोर रिएक्टिव देन द गिवन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन गया, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिज़रो, ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं कैनिज़रो इज ए organic disproportionation reaction because an aldehyde is getting oxidized to acid as well as reduced to alcohol, है ना। और ये क्रॉस कहने जा रहा है शायद, एग्जैक्टली, cross कैनिज़रो because two different aldehydes are taken, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा। अगर कोई बच्चे यहाँ पे रिएक्ट करा दिया तो वो गलत हो गया, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। अब आगे हमारे पास CH3 CH2 दिया है, और सोडियम अगर हम देखें बेसिक मीडिया में तो इसको हम इस फॉर्म में रख सकते हैं। इस फॉर्म में अगर हम रखते हैं CH2O-, ठीक है, और यहाँ पे OCH3 है, तो दिस विल बी एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा CH2O CH2 CH3 और ये हो गया O, राइट। ये बन गया, ये हमारे पास बेसिकली ईथर, राइट, ये एरोमेटिक ईथर। अब HI हीट दिया हुआ है, हमें सभी पता है कि HI डालने के साथ साथ ईथर का क्लीवेज होगा, ठीक है। हाँ, तो ईथर का क्लीवेज जो होगा HI डालने के बाद वो बना देगा हमारे पास CH2I, ये भी टूटेगा, OH प्लस CH3I प्लस यहाँ पे जो निकल के आ रहा है CH2H5, C2H5, तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसमें थोड़ा तुम्हें ज्ञान चाहिए, मतलब यही कैनिज़रो रिएक्शन का, क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन का। अगर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है,
कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है वो बनेगा एसिड। ठीक है, तो आई वुड से ये क्वेश्चन अच्छा था। ये अच्छा है, ये हम अच्छे के कैडर में रखेंगे कि दिस वाज ए गुड क्वेश्चन एंड अ लिटिल बिट टफ ऑन अ टफर साइड। तो जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के गए हैं वो आसानी से, बिल्कुल सर। तो ये आंसर था आपका यहाँ सामने है H2OH नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट कैलगोन। तो अपन यहाँ पे कैलगोन के बारे में जनरली बच्चे जानते नहीं है, तो बच्चों इस केस में क्या है कि थोड़ा सा ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसको याद हो कैलगोन का फॉर्मूला वही आगे बढ़ सकता है। इसको हम लोग ग्राहम सॉल्ट भी बोलते हैं, ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में इसमें कैल्शियम का प्रेसिपिटेट नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ ये सोडियम फॉस्फेट का सॉल्ट होता है। और यहाँ पर जो आपके पास मेटल है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नहीं है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आयरन होता है। अगर यहाँ पे मेटल की बात करूं तो यहाँ पर सोडियम मेटल यूज कर रहा है, हमें होता है इसके अंदर, दैट इज व्हाई वी कांट से इट एज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, है ना। तो आंसर ये जो सी ऑप्शन है यही मुझे फॉल्स लग रहा है, और एज पर जो मुझे डेटा हमें मिला है उसके हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। कैलगोन इज ए पॉलीमर एंड वाटर सॉल्ट। हाँ, सोडियम का सॉल्ट है, बहुत अच्छा सॉल्ट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट जो है सर इसको ठीक कर दे। ये सर बिल्कुल सर, फॉल्स स्टेटमेंट इज, तो आंसर इज सी। अगेन कल भी ये क्वेश्चन था सेम, लेकिन थोड़ा एक स्टेप आगे। तो पहले दिया है ZnHCl, और ZnHCl कौन सा रिएक्शन बच्चा नहीं जानता, एक एक बच्चे को पता होगा जिंक के प्रेजेंस में HCl क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर किसी के पास है नीचे तो कमेंट सर ने ही बता दिया, ये वेट करने में आपके लिए। चलिए एनीवे रिडक्शन रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। हां जी, बच्चे आज एग्जाम देके आए हैं, है ना, जल्दी से उसको आंसर पता चल जाए। तो ZnHCl अगर है हमारे पास तो दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन व्हिच कन्वर्ट्स कार्बोनिल ग्रुप इनटू CH2 एल्केन। तो पहले वाला जो रिएक्शन है इसको अगर हम ZnCl2 ZnHCl से ट्रीट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास this C डबल बॉन्ड O is reduced to CH2। ठीक है, ये बन गया। अब हम अगर देखें ये कल वाला सर हमने बताए थे कि दो ऑप्शन, दो रिएजेंट यूज हो सकता है, एक मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एक हो सकता है मैंने बोला था Cr2O3, आज आ गया Cr2। तो Cr2O3 अगर हम डालें Cr2O3 473 केल्विन 10 to 8 pm तो ये हो जाएगा एरोमेटाइज। ये एरोमेटिक बेसिकली एजेंट भी बोला जाता है, ताकि आप चीजों को एरोमेटाइज करने के लिए Cr2O3। देखो 6 कार्बन है, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बन गया, 6 मेंबर रिंग एरोमेटिक, और हमारे पास में एक्साइड। तो ये Cr2O3 इज अ वेरी फेमस एरोमेटाइजिंग एजेंट, ये सबको ऑलमोस्ट कन्वर्ट देता है इनटू एरोमेटिक। तो ये हमारे है बहुत ही इजी है, और इसमें कोई दिमाग लगाने का जगह ही नहीं है, नो द रिएक्शन आंसर। लेकिन मैं इसको चिल्लर में नहीं रखूंगा, नहीं ये थोड़ा ठीक है, हाँ थोड़ा मॉडरेट के साथ ले सकते हैं। चलिए, Selivanov and Xanthoprotic test are respectively used for the identification of, ये बार जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल बताया जाता है कि Selivanov टेस्ट इज फॉर कीटोजेंस, राइट, कीटोन शुगर, एंड Xanthoprotic टेस्ट सबको पता है दैट इज फॉर प्रोटीन, राइट। कुछ और कुछ करने का ही नहीं है, वी कैन स्ट्रेट अवे टिक इट, राइट। नेक्स्ट है बहुत ही अगर आप सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इससे आसान क्वेश्चन आज के सीजन में आया होगा, चिल्लर से भी चिल्लर। एक बोल रहा है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी निप्सिन। यहाँ सीसीपी एससीपी हमने अलग रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास क्लियर नहीं था वो सीसीपी है एससीपी है, दो तरह के डेटा हमारे पास है बच्चों से, लेकिन सीसीपी ही था क्वेश्चन के अंदर। तो वैसे केस में दोनों के आंसर सीख लेते हैं। हमें पता है कि सीसीपी होता क्या है, क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग, एचसीपी क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो क्लोजेस्ट क्यूबिक की पैकिंग है नथिंग बट क्या है, एफसीसी है तुम्हारे। एफसीसी के अंदर 74% क्या होता है, 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इससे ज्यादा क्लोज और कुछ नहीं हो सकता इन केस ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। और एचसीपी का भी 74 होता है, लेकिन दोनों में जेड की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। तो दोनों का क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग होता है, आई मीन क्लोजेस्ट पैकिंग होता है, हाईएस्ट पैकिंग होता है, लेकिन ये क्यूबिक होता है और हेक्सागोनल होता है। अब यहाँ पे 74% तो है, लेकिन एफसीसी होता क्या है, एफसीसी आपको पता होगा कि एफसीसी के अंदर सारे कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं।
अगर मैं कॉर्नर के काउंट करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 8, आपको पता ही होगा ये 1 के इक्वल होगा, तो ये 1/8 एक का कंट्रीब्यूशन होगा, 8 कॉर्नर है तो 1/8 इंटू 8। सिमिलरली अगर मैं फेस सेंटर की बात करूं तो फेस सेंटर आपको पता होगा आधा एक में होता है और आधा दूसरे में होता है, जो कंट्रीब्यूशन है वो आधे का होता है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं इसमें स्पेसेस, तो 6 है तो हो गए 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो z की वैल्यू हो गई 4। अब याद रखना बच्चों कि THB और OHB दो चीजें होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मैंने क्लास में बड़े डिटेल्स में समझाया हुआ था इनके लोकेशंस क्या होते हैं। अभी के लिए इतना समझते हैं हम लोग कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं उनका नंबर होता है 2z के इक्वल, और ऑक्टाहेड्रल का वॉइड का नंबर होता है z के इक्वल, बस इतना ही जेड होगा, जो भी वैल्यू जेड होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो वैल्यू जेड होगा उसका ट्वाइस होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। दैट्स इट। कुछ बच्चे बोलते हैं याद कैसे रखे, कभी कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को, तो मैं इसको याद रखने का तरीका बस कैसे बताता हूँ। टेट्रा 4 कम लेकिन नंबर ज्यादा, ऐसे करके हम लोग याद रख लेते हैं, आप भी कोशिश करो ऐसे याद रखने का। ऑक्टाहेड्रल ऑक्ट नंबर ज्यादा तो जो वाइड है वो कम, तो वाइड का मतलब क्या हो गया जेड, और ज्यादा का मतलब क्या हो गया 2z। तो अगर मैं यहाँ आंसर करूं तो आंसर हो जाएगा 4 CCP, योर CCP, योर आंसर विल बी 4। सिमिलरली फॉर HCP अगर आप बात करो तो HCP के अंदर क्या होता है, तो HCP के अंदर आपके पास ऐसे करके 6 मेंबर का एक रिंग होता है, उसके बाद क्या होता है बीच में 3 एटम होते हैं, और फिर नीचे में भी 6 मेंबर का होता है, तो ऐसे करके चलता है। और हर कॉर्नर पे क्या होते हैं एक एटम होते हैं जो 6 रिंग के साथ शेयर्ड होते हैं, साथ में एक बीच में भी एटम होता है जो आधा शेयर्ड होता है इसके अंदर, आधा शेयर्ड होता है इसके ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे होता है आधा इसके अंदर आधा इसके अंदर, तो आधा जो अंदर की तरफ है जो मतलब जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, अगर ये पूरा एक स्ट्रक्चर मान के चलता हूं, अगर ये पूरा एक SCP सेल है तो इसके हाफ में इसका कंट्रीब्यूशन है, हाफ का इसका कंट्रीब्यूशन है, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद इसका 1/6 का कंट्रीब्यूशन है, टोटल मिला कितने हो गए 6 हैं, तो 1/6 इंटू 6 कितने हो गए, तो 1/6 इंटू 6 हो गए तुम्हारे 1, राइट। फिर उसके बाद वहां फिर नीचे वाला भी क्या होगा, यहाँ पर भी 6 कॉर्नर है, तो 1/6 इंटू 6, और प्लस ये जो 3 है ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड है, किसी के साथ तो शेयरिंग नहीं करते। इसीलिए पूरे के पूरे 3 ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 1 + 1 + 3 + 1, तो अपन कर सकते हैं इसको 3 + 3 6। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू है फॉर HCP स्ट्रक्चर, जो z की वैल्यू होगी, जो z होगा वो कितना होगा 6 होगा, तो बताओ OHB भी कितना होगा, तो OHB विल बी 6, और व्हाट विल बी THB, तो ट्वाइस ऑफ इट, तो ट्वाइस कर। So again we are solving this question whatever data we have from students। बिल्कुल हमको सही क्वेश्चन पता चल जाएगा जिस दिन NTA लोड कर देगा, बिल्कुल, ठीक है ना, क्या एक्चुअली और क्या पूछा। तो इसमें नेट आंसर हो गया इसके लिए 4 और इसके लिए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल था। इसमें अगर 2-3 भी अगर आपको याद है तो आपको याद होगा, क्लोरीन का तो मोस्टली तो बच्चों को याद होता है, क्लोरीन का सबको याद होता है लगभग कि ये वाला प्रोसेस है, ये कौन प्रोसेस। चलो अब 4 ऑप्शन होंगे ऐसे जो तुमको कुछ ना कुछ सीख के बता रहा होगा कि 2 तो खत्म हो गए, अब 2 बचे। अब वैन आर्कल के लिए अगर आप सोचोगे तो ये मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था, पिछले शिफ्ट में ही आया हुआ है, टाइटेनियम प्लेयर में वैन आर्कल यूज करते हैं, राइट। उसके बाद क्या बचा तुम्हारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत फेमस है इसके लिए, ठीक है, कैस्टर क्लीनर, और साथ में बच क्या गया सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास सॉल्वेंट प्रोसेस। तो ये सारे सिंपल प्रोसेस हम लोग जब पढ़ाते हैं उसी से पता चलता है कौन सा प्रोसेस किसके लिए है, ठीक है। तो इसमें समझाने लायक कुछ तो है नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, पूरा फैक्चुअल। चलो और दैट अगर 1-2 भी अगर याद हो तो आप आंसर कर सकते हो, ऑड वन को एलिमिनेट करके या ऑप्शन से एलिमिनेट करके, सही है। आंसर भी है। तो A का S हो गया आपका करेक्ट है, B का R है, चलिए सही है, एकदम होगा ही करेक्ट। 2,4 DNP टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये हमेशा बताते हैं कि जितना फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड, एमाइड, एस्टर वगैरह जितने भी फंक्शन है, इन फंक्शनल ग्रुप में से किसी के साथ 2,4 एक्सेप्ट कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, इन दोनों के साथ ही 2,4 DNP टेस्ट देते हैं, और जब हम 2,4 DNP रिएक्ट कराता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव द कैरेक्टरिस्टिक येलो और ऑरेंज फेस। इससे हम सेपरेट कर लेते हैं among all other functional groups कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो है इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से नहीं कर सकता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन हम फिर डिस्टिंग्विश करते हैं बाय टॉलरेंस टेस्ट,
2,4 DNP बता देगा भाई तुम्हारे पास कार्बोनिल है, बिल्कुल whether it is an aldehyde or ketone it won't separate, ये दोनों के लिए देगा, लेकिन बता देगा कि एल्डिहाइड के टेस्ट है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो स्ट्रेट वे हम आ जाते हैं 2,4 DNP टेस्ट इज गिवन बाय नीदर बाय एमीन, नीदर बाय एस्टर, नीदर बाय हैलोजन, ठीक है। 2,4 DNP ये एल्डिहाइड के रिएक्शंस में भी हम कराते हैं। 2,4 DNP दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में भी ये रिएक्शन करते हैं, बट दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स टू डिटेक्ट द कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर। तो ये भी एकदम ही थ्योरेटिकल था, बहुत इसमें दिमाग लगाने का कुछ जगह ही नहीं है, तो हम इसको इजी के कैडर में डालते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस मिले थे, इतने ही क्वेश्चंस का हमने आपको सोल्यूशन दिया। आई होप आपको बहुत हेल्प मिला होगा इससे, और आप अपने मार्क्स भी आराम से ऐड करके आप थोड़े से सेटिस्फाइड होंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सेटिस्फाइड होना चाहिए भी नहीं आपको। अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो 99.85 99.95 करो, और जिनका उससे कम आ रहा है वो प्लीज 99 अचीव करने की कोशिश करो। और कोशिश करने के लिए 3 बार और टेस्ट बाकी है। बिल्कुल, तो आप प्लीज उन 3 टेस्ट को मतलब थोड़ा सा सीरियसली लें और देखें कि एग्जामिनर का माइंडसेट इस बार क्या बोल रहा है। जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत थे, न्यूमेरिकल थे भी तो नेम शेक न्यूमेरिकल थे, उसमें कुछ भी नहीं लगाना था दिमाग, स्ट्रेट अवे फार्मूला पुट करना था और आंसर्स आपके पास था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट था इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी सबसे अच्छा था इस बार, मेटलर्जी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, हर शिफ्ट में हमने क्वेश्चन देखे मेटलर्जी के। तो तुम लोगों को इतना एग्जाम देके इतना पता चल गया कि मेरा कौन सा पार्ट वीक, बिल्कुल अगले वाले एग्जाम के लिए कौन से पार्ट को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देके स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल, तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किया कि तुम्हें बता दिया कि देख बेटा ये इस जगह को पढ़ के जा, अगले एग्जाम में ये जगह से गलती ना हो कि हमने वोट पढ़ के ही नहीं गया था वहां से आया, तो अगले बार वोट पढ़ लो, यही क्वेश्चन आने वाला है। सिंपल है और कुछ आएगा ही नहीं, इसी टाइप का आएगा। तुम सोचो मत कि अगले वाले मेंस जब तुम देने जाओगे तोड़ फोड़ कुछ आने वाला है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठा के लेगा, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन लेगा जहां पे दिमाग नहीं लगेगा, सिर्फ तुम्हें पढ़ के आना है, रट्टाफाई करके आना है, ये प्रोसेस ये चीज है, एंड कैन गो थ्रू इट। और जिनका मेंस बहुत अच्छा गया है वो प्लीज एडवांस के लिए स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन। कोई मतलब नहीं बनता बहुत अच्छा से बहुत अच्छा करने का, क्योंकि एडवांस में रैंक आएगी तो ही आप आईआईटी में एंट्री ले पाओगे। अगर बहुत अच्छा अगले मेंस में हो जाएगा तो आप एनआईटी ही लोगे फिर भी। तो आपको पता होगा कि एनआईटी जो जेईई मेन और जेईई एडवांस है इनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। जिनका अच्छा हो चुका है वो प्लीज एडवांस के लिए स्टार्ट कर दे तैयारी, और कोशिश करें कि एडवांस में अच्छे रैंक सिक्योर। बिल्कुल। बाकी एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हम लोग हर सेशन में कर रहे हैं, हमारा नीट लाइव क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है। आज 26 फरवरी है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। गगन वोरा सर और करविंद्र त्यागी सर या हिमांशु पांडे सर इन्होंने क्लास लिया, बहुत अच्छा रिस्पांस था आपका, थैंक्स लॉट फॉर दिस। लेकिन ऐसे ही करके आप लोग और नंबर्स में बने, फ्रेंड से शेयर करें लिंक्स, और कोशिश करें कि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिटेड हो और सबका नीट और अच्छा हो जाए। बाकी जो लोग मेन लिख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो डू लाइव अटेंड दिस सेशंस, और जिनेडो को लाइक करें, जरूर अटेंड करना है सेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हो, अटेंड करने के बाद पता चलेगा व्हाट दिस टीचर कैन मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल राइट, वो नहीं अटेंड करने से नहीं पता। तो डू अटेंड द क्लासेस एंड फील द डिफरेंस। बिल्कुल, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा प्यार हो सकता है प्यार दें, ताकि हम लोग और भी अच्छे वीडियोस बनाएं आपके लिए, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव में। फिर मिलेंगे जब अगला मेंस आएगा। हाँ, बीच में मिलते रहेंगे सर, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, के साथ मिलेंगे अगले मेंस। बिल्कुल, हम लोग मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। तो इस चैनल में अगर आप आ चुके हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही फ्रूटफुल मिलने वाला है। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और सर का नाम दिव्येंदु शेखर। याद रखना। चलो बाय बाय, टेक केयर।